गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम 10th क्लास साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और 10th क्लास साइंस का आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। पहले हम इन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे और फिर मैंने यहाँ पे बोर्ड पे थ्योरी भी लिखी हुई है। इस थ्योरी को आप सेम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने का फ़ायदा तभी होगा जब आप इन डेफिनेशंस को या जो भी इस चैप्टर में चीज़ें दी गई है उनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश। देखो चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मतलब परावर्तन कुछ चीज़ है या अपवर्तन कुछ है, और वो किसका है? वो प्रकाश का है। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है। आज तक आपने देखा होगा, जैसे आप शाम के टाइम पढ़ते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर प्रकाश हमारे पास नहीं होगा, अगर रोशनी हमारे पास नहीं होगी तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? जैसे मान लीजिए किसी कमरे में अंधेरा है और हमें वहाँ से कोई सामान उठा के लेके आना है, तो हम कैसे उठा के ला सकेंगे? जब तक हमारे पास रोशनी नहीं होगी तब तक हम उस चीज़ को या किसी भी सामान को उठाकर नहीं ला सकते। ठीक है ना। तो प्रकाश हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जो प्रकाश है वो स्वयं दिखाई नहीं देता। हाँ, एक बात सच है कि प्रकाश की सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब क्या हुआ? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं सूर्य से पृथ्वी तक आती है, कुछ तो उनकी स्पीड होगी, कुछ तो समय लेती होंगी वो इतनी लंबी दूरी तय करने में, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की तो काफ़ी दूरी है, तो प्रकाश उतनी दूरी को तय करने में कुछ समय भी लेता होगा, प्रकाश की कुछ स्पीड भी होती होगी। आज उन्हीं सभी बातों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले प्रकाश को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश वह विकिरण है। विकिरण मतलब कोई किरणें आती हुई दिखाई दे रही है। प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित का मतलब है हमें महसूस होना। ठीक है ना। प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक ऐसा किरणों का समूह है जो हमें महसूस होता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। यह स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए हमारे हाथ में टॉर्च है, तो टॉर्च से क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। तो प्रकाश हमें दिखाई नहीं दिया है, लेकिन मान लीजिए ये हमारे हाथ में टॉर्च है और वहाँ पे कोई वस्तु है, हमने टॉर्च को ओपन किया, ऑन किया, तो हमने वो वस्तु चेक कर ली। तो प्रकाश दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी सहायता से हमने दूसरी वस्तु को देख लिया। इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट बात को आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू होगी। प्रकाश का परावर्तन, देखिए समझते हैं इसको। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सपोज ये हमारे पास देखो, जो हम घर में यूज करते हैं, जिसको हम दर्पण बोलते हैं या शीशा बोल देते हैं इसको। ठीक है, आपने देखा होगा ये क्या होता है? ये चिकना तल होता है। ठीक है, ये हमारा चिकना तल होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? पीछे वाले पृष्ठ को देखना आप, पीछे वाले पृष्ठ पे रेड कलर या और भी किसी कलर की हम पेंट कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे? पॉलिशदार तल। ठीक है ना। तो जब प्रकाश इस पे पड़ेगा तो अधिकांश भाग इसका वापस लौट जाएगा। तो
तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे? प्रकाश का परावर्तन बोल देंगे। आई बात समझ में? जब प्रकाश किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, मतलब उस पर आकर गिरता है, तो क्या होता है? उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो जो ये प्रोसेस है, जो ये क्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे? प्रकाश का परावर्तन बोल देंगे। तो दूसरी बात क्लियर हुई। अब देखो परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। चलिए समझते हैं कौन कौन से। परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, बिल्कुल सेम इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। नंबर 1, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना? पहला रूल ये है। नंबर 1 आपतित किरण, नंबर 2 आपतन बिंदु पर अभिलंब और नंबर 3 परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए कैसे। ये हमारे पास क्या है? ऊपर वाला हिस्सा चिकना तल है और नीचे वाला हिस्सा हमारे पास क्या है? पॉलिशदार तल। प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद वापस लौट गई इसी माध्यम में। आने वाली किरण है, इसको तो हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जिस बिंदु पे टकराई उसको क्या बोलेंगे हम? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे जो 90 डिग्री के एंगल पे होगा उसको क्या बोलेंगे हम? अभिलंब। ये वाला हमारा क्या है? अभिलंब। और टकरा के वापस जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण क्या बनेगा? आपतन कोण। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करेंगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम क्या लिखेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना? और देखो जो ये तीनों है ना, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों इस एक ही तल में स्थित है। तो ये पहला नियम है परावर्तन का। चलिए दूसरी बात समझते हैं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। देखो ये वाला तो हमारे पास क्या है? आपतन कोण है और ये वाला हमारे पास क्या है? परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई इक्वल टू स्मॉल आर। बात क्लियर है ना? तो परावर्तन के कितने नियम होंगे? 2 नियम होंगे। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज या प्रतिछाया या छाया भी बोल सकते हैं इसको। तो देखो इसकी बेसिक डेफिनेशन हमें कैसे लिखनी है। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, ठीक है ना, प्रकाश की किरण है, वस्तु के किसी बिंदु से चली, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से समझो उसको है क्या इसमें। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरण चली, उसका परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु पर वो किरण जाके मिलेगी या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, उस दूसरे बिंदु को हम उस पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब बोल देंगे। और पहले वाला बिंदु कौन सा? जिस बिंदु से कोई भी किरण चली थी। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है और 2 कंडीशन ये है कि जाकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना? 2 कंडीशन है। एक का तो हमें पता है कि फिक्स है कि जाके मिलेगी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आती हुई प्रतीत हो रही है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, प्रतिबिंब के 2 टाइप होंगे। एक टाइप तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा और दूसरा टाइप क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हम किसको बोलेंगे? जहां प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में जाके मिलेगी। और आभासी प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? जहां प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होगी। चलिए उसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो यह दूसरा बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। बिल्कुल क्लियर है ना? जैसे मान लो कोई वस्तु है, किसी वस्तु के सिरे से या किसी वस्तु के किसी बिंदु से कोई प्रकाश की किरण चली, परावर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलेगी, तो उस बिंदु को जिस पर जाकर वास्तव में मिली है को हम वास्तविक प्रतिबिंब बोल देंगे पहले वाले बिंदु का। बात क्लियर है ना? दूसरी बात इसकी अपोजिट है, आभासी प्रतिबिंब।
यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दो बात सिंपल है, आपको ध्यान रखनी है। अगर परावर्तन के बाद वास्तव में जाकर मिलती है तब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और अगर किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तब क्या होगा, हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। तो हमारा प्रतिबिंब का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से पहले हम क्या पढ़ेंगे, दर्पण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दर्पण। दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। दर्पण क्या है, एक प्रकाशीय युक्ति है जो कि प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हमने अच्छे से पढ़ा है। तो दर्पण उस सिद्धांत पर आधारित क्या है, एक प्रकाशीय युक्ति है। अब यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। अब हम समतल दर्पण समझेंगे कि समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण, जिस दर्पण का तल सभी जगह से समान होता है, समतल दर्पण कहलाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर का। आप देख सकते हैं जो हम घर में यूज करते हैं, जो जिसको हम शीशा बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, वो क्या होता है, एकदम फ्लैट होता है, एकदम सभी जगह से समान होता है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, समतल दर्पण बोल देंगे। जिसके पिछले हिस्से पर क्या होता है, पेंट किया हुआ होता है ना रेड कलर में, उस कलर को हम क्या बोलते हैं, रेड ऑक्साइड का पेंट। जो वो पेंट होता है वो रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। तो उस दर्पण को हम क्या बोल देंगे, जो सभी जगह से समान तल का होगा, समतल दर्पण। दूसरा क्या है हमारा, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण यह किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई खोखला गोला है, ठीक है ना, कांच का कोई खोखला गोला है, इसको काट दो आप, ठीक है ना। तो अगर हम इसको काट देंगे, ठीक है, तो जो ये दर्पण है ये भी हमारा गोलीय दर्पण है, और जो ये वाला है वो भी हमारा गोलीय दर्पण है। अब ये भी दो प्रकार का होगा, यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या होगा, अवतल दर्पण, और नंबर 2 क्या होगा, उत्तल दर्पण। अब इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। और अगर हम देखें उत्तल दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ पे किस चीज का अंतर है, यहाँ पे अंतर है तो सिर्फ परावर्तन का। परावर्तन एक में क्या होगा, दबे हुए तल से होगा, और एक में क्या होगा, उभरे हुए तल से होगा। जिस गोलीय दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होगा उसको हम अवतल दर्पण बोल देंगे, और जिस दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होगा उसको हम क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण बोल देंगे, ठीक है ना। तो इनको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम, डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहे डायग्राम आपके, इनकी हेल्प से आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए हमारा क्या है, समतल दर्पण, जो इसकी सतह है वो सभी जगह समान है। ये नीचे वाला तल पॉलिश किया हुआ तल है जिसको हम पॉलिशदार तल बोलते हैं, और ऊपर वाला तल क्या है, चिकना तल, इसको हम परावर्तक तल भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमारा होगा समतल दर्पण। फिर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो जिस दर्पण में परावर्तन दबी हुई सतह से होगा, इसमें किरणें इस तरह से आएंगी, ठीक है ना। तो ये वाली सतह दबी हुई है और ये उभरी हुई सतह है। ये वाला हमारा पॉलिशदार तल है और ये हमारा चिकना तल है जिसको हम परावर्तक तल भी बोल सकते हैं। तो इसमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, इसलिए ये अवतल दर्पण है। और फिर है हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारी उभरी हुई सतह है, इस पे किरणें इस तरह से आके टकराएंगी। ये पॉलिशदार तल है, ये चिकना तल है जिसको हम परावर्तक तल भी बोल देंगे। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो ये तो हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा दर्पण समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण अवतल दर्पण है, और कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण है। क्लियर है ना ये बात। तो अभी यहाँ तक हमारा गोलीय दर्पण कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। जो भी गोलीय दर्पण से रिलेटेड टर्म्स है उनको हम अब पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी डेफिनेशन हमारी किससे संबंधित है, गोलीय दर्पण से। पहला क्या है, वक्रता केंद्र, फिर है वक्रता त्रिज्या, फिर है ध्रुव, फिर है मुख्य अक्ष, फिर है दर्पण का द्वारक, फिर क्या है मुख्य फोकस, फिर क्या है फोकस दूरी, और फिर क्या है फोकस तल। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वक्रता केंद्र। देखो इसमें हमें कैसे समझना है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है,
दर्पण का वक्रता केंद्र C कहते हैं। तो देखो ध्यान से समझो, उस गोले के केंद्र को, मतलब केंद्र को ही क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। लेकिन कौन से केंद्र को बोलेंगे, उस गोले के केंद्र को बोलेंगे जिसका कि दर्पण एक भाग है। क्योंकि देखो ये हमारे पास क्या था, एक खोखला गोला था, और सपोज करो इस खोखले गोले का केंद्र ये है, तो इस केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र बोल देंगे। क्यों? क्योंकि गोले का काटा गया भाग ही तो क्या है, इसको ऐसे काट दो, ये क्या होगा, हमारा दर्पण होगा। ठीक है, गोलीय दर्पण होगा। तो गोलीय दर्पण का जो ये केंद्र है ना, इस केंद्र को ही हम क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र बोल देंगे, और शीशे से प्रदर्शित करेंगे। दूसरी बात, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, कौन से गोले की त्रिज्या को, जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या स्मॉल r कहते हैं। देखो ये गोले का केंद्र है, तो ये क्या होगी, हमारी त्रिज्या होगी। तो इस त्रिज्या को ही हम क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या स्मॉल r बोल देंगे। तो हमारा वक्रता केंद्र कंप्लीट हुआ, वक्रता त्रिज्या कंप्लीट हुई। नेक्स्ट ध्रुव। तो देखो ध्रुव को हम कैसे पढ़ेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, देखो ये परावर्तक तल है, ये अंदर वाला, ठीक है ना, इसका मध्य बिंदु सपोज करो ये है, तो इस मध्य बिंदु को ही हम क्या बोल देंगे, दर्पण का ध्रुव बोल देंगे। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव हमारा कंप्लीट हुआ, मुख्य अक्ष हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। द्वारक को ध्यान रखना आप व्यास की हेल्प से। तो देखो कैसे, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है, व्यास है हमारा, ठीक है ना, त्रिज्या से 2 गुना क्या होता है, व्यास। तो इसको हम क्या बोल देंगे, दर्पण का द्वारक बोल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल F कहते हैं। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्या है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखना, फोकस तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। मुख्य फोकस से होकर जाना चाहिए, लेकिन किसके लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत। तो हमारा मुख्य फोकस भी कंप्लीट हुआ, दर्पण का द्वारक भी कंप्लीट हुआ, फोकस दूरी भी कंप्लीट हुई और फोकस तल भी कंप्लीट हुआ। एक बार इन सभी टर्म्स को, जो कि बड़ी आसान है, हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। देखो इन डायग्राम की हेल्प से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र C कहते हैं। देखो ये दर्पण क्या है, किसी गोले का भाग है, और इस गोले का केंद्र क्या है, सपोज ये C है, तो इस C को हम क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र बोल देंगे। नेक्स्ट क्या है, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो ये क्या होगी, त्रिज्या होगी ना, तो त्रिज्या होगी तो इसको हम क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। P से लेके C तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट बात क्या थी, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। देखो ये क्या है, ये हमारा परावर्तक तल है अंदर वाला, और इसका मध्य बिंदु क्या है, P है। तो इस मध्य बिंदु को हम क्या बोल देंगे, दर्पण का ध्रुव बोल देंगे, P से प्रदर्शित करेंगे। अगली बात, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, देखो ध्रुव तो ये है और वक्रता केंद्र ये है, को मिलाने वाली रेखा को, मतलब जो रेखा है ना, इस रेखा को हम क्या बोल देंगे, दर्पण की मुख्य अक्ष बोल देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे चलते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखो परावर्तक तल तो ये है, ये अंदर वाला, इसका जो व्यास होगा ना, व्यास, ठीक है, व्यास किसे बोलते हैं हम, जो केंद्र से होकर लाइन जाएगी। जैसे आपने वर्त पढ़ा होगा, सपोज ये हमारे पास कोई वर्त है, ठीक है ना, ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं,
व्यास बोलते हैं। तो परावर्तक तल के व्यास को हम क्या बोल देंगे? दर्पण का द्वारक बोल देंगे। तो सपोज करो ये क्या है? हमारा केंद्र है। तो केंद्र को मिलाने वाली या केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या है? हमारा दर्पण का व्यास है। और दर्पण के व्यास को हम दर्पण का द्वारक बोल देंगे। अगली बात क्या थी? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, देखो ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली एक लाइन तो ये है, एक किरण तो ये है और एक किरण ये है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ पे टकराई। टकराने का मतलब क्या हुआ? परावर्तन हुआ। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल F कहते हैं। पहले हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन हुआ। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु पे मिली है ना, ये प्रतिबिंब बनने के नियम है। और प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या होते हैं, किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, वो आपको अभी समझा दिया जाएगा। तो इस बिंदु पे वास्तव में मिली है ना, तो ये क्या हुआ? हमारा मुख्य फोकस हुआ। या उसमें क्या था? मिलती हुई प्रतीत होती है। ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर रेखा चली, ठीक है ना, प्रकाश की समांतर किरणें हैं। तो ये यहाँ पे टकरा के वापस आ जाएंगी, लेकिन ऐसा महसूस होगा कि ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। तो इस बिंदु को हम क्या बोल देंगे? मुख्य फोकस बोल देंगे। अगली बात क्या थी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। तो ये हमारी क्या हुई? फोकस दूरी हुई। अगली बात क्या है? वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है। देखो ये मुख्य फोकस है, इससे होकर जाने वाला तल आगे क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो मुख्य अक्ष तो ये है, इसके लंबवत इस तरह से होगा, ठीक है ना, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल। ये तो क्या है? हमारी मुख्य अक्ष है ना। इस मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से जाने वाला तल क्या होगा? फोकस तल होगा। आ रही है बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वाली वीडियो में इससे आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो में जो भी समझाया गया है, जो भी थ्योरी आपको लिखवाई गई है, इसे आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेना और अच्छे तरीके से समझ लेना। जो भी आपको समझते टाइम प्रॉब्लम आती है, नीचे कमेंट में लिखना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो को, आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।